तो चलिए दीपशी, जैसा कि हम जानते हैं कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड के बड़े नेता हैं, और क्या आपको लगता है कि जाटलैंड में जो कि बीजेपी हमेशा से हाशिए पे रही है, थोड़ा कोशिश करती आई है, आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद स्थिति मजबूत होगी? बिल्कुल, चूंकि देखिए हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या आरएलडी के साथ जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या पश्चिमांचल में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा? चूंकि अगर पश्चिमांचल और पूर्वांचल यूपी की बात करें, दोनों जो है पश्चिमांचल यूपी और पूर्वांचल यूपी, दोनों जगह की राजनीति, दोनों जगह के इतिहास बहुत अलग रहे हैं। ऐसे में पश्चिमांचल यूपी में बीजेपी अपनी बढ़त, अपनी पकड़ बनाने के लिए और साथ ही किसानों का जो मुद्दा रहा है, किसानों को साधने के लिए ये जो प्रयोग किया गया है, आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ, इसका कितना लाभ मिलेगा, ये आज जो तस्वीरें साफ होंगी, जो रिजल्ट आएगा सामने, उसमें साफ हो जाएगा कि क्या आरएलडी के साथ का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हो रहा है या नहीं। जयंत के साथ एक और सवाल, एक और कड़ी जुड़ पाती है और उसको हम जानने की लगातार कोशिश करेंगे। देखिए 3 सवाल हैं आज। सवाल नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? सवाल नंबर 2, क्या 10 साल का सूखा हुआ? हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि अब से कुछ देर में यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, जहां लखनऊ की दोनों सीटें यानी लखनऊ और मोहनलालगंज सीटों पर काउंटिंग होनी है। ठीक पीछे आप मेरे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बड़े व्यापक पैमाने पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, व्यापक पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अब से 15 दिनों तक जो एक्सटर्नल फोर्सेस मंगाई गई थी वो यहीं पर मौजूद रहेंगी, लिहाजा उत्तर प्रदेश का भी नाम उसमें शुमार है। खासतौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जा रही थी कि उन्हें स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करनी है, ईवीएम की पहरेदारी करनी है, लिहाजा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो एजेंट हैं या उसके अलावा कार्यकर्ता हैं वो सुबह बड़े पैमाने पर आ रहे थे। बाहर भी काउंटिंग सेंटर के माफ कीजिएगा पंडाल और बाकी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो डिप्लॉयमेंट है वो किया हुआ है, इस लिहाजा किसी तरह की गड़बड़ी या इस तरह के सोशल मीडिया पर मैसेज या इस तरह का नैरेटिव सेट करने की वजह से कोई असामान्य स्थिति ना पैदा हो, इस बात के लिए खास तौर पर इंतजाम किया गया है। कल भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जहाँ एसीएस होम भी मौजूद थे दीपक कुमार, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि पूरे प्रदेश में फोर्स डिप्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। किसी तरह की ऐसी सूचना या सेंसिटिव इलाकों में इस तरह की कोई बात होती है तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जा सके, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर हमने बाहर देखा अभी कुछ देर पहले कि कैसे बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह की कल बातें कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनता आंदोलित हो जाएगी और इस तरह की बातें, कहीं ना कहीं इसकी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियां ना खड़ी हो जाएं, लिहाजा इसको लेकर वज्रवाहन और बाकी इंतजाम किए गए हैं। क्राउड कंट्रोल जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की बात की जो तो उसकी टुकड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। वज्रवाहनों में वाटर कैनन्स का इंतजाम किया गया है, और अगर इस तरह की कोई परिस्थिति खड़ी होती है तो उससे कैसे काबू पाया जा सके, इसको लेकर यहाँ व्यापक इंतजाम फिलहाल काउंटिंग सेंटर्स पर किए गए हैं। कुछ देर में गिनतियां शुरू होंगी। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई सारी बातें कही उत्तर प्रदेश में कि अगर उनके विपरीत आती हैं परिस्थितियां या विपरीत रिजल्ट आते हैं तो उनकी लाश पे से वो गुजर कर जाएंगे। इस तरह की कई सारी बातें, चाहे वो सनातन पांडे हो या कई जगह पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उनकी तरफ से ये सारी बातें कही गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर खासतौर पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक गलत तरीके का मैसेज गया है, और उस मैसेज के चलते कहीं कोई इस तरह की बात ना हो, इसको खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और ऐसे में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होना बेहद जरूरी है। वाराणसी का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, इस वक्त वाराणसी जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट, पीएम मोदी वहां से चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय राय हैं चुनावी मैदान में, जो कि उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका आज रिजल्ट आना है। लेकिन जरा बताएं, इस वक्त स्ट्रांग रूम की क्या तस्वीरें सामने आ रही, कितने वहां पर काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हॉट सीट आपने ठीक कहा, ये बनारस है। और देखिए, मैं जहां मौजूद हूँ ये पहाड़िया मंडी के गेट नंबर 1 ठीक बाहर मौजूद हूँ। सबसे पहले सुरक्षा दिखा दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अपने हाथ में लाठी लिए हुए खड़े हैं। उसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान और पैरामिलिट्री जो स्टाफ है वो नजर आ रहे हैं। बारीकी से चेक करने के बाद ही अंदर मीडिया का प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 चक्र में गिनती समाप्त होगी और दोपहर के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे, या फिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बनारस सबसे हॉट है। 2014-2019 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि जो वोटों की गिनती है उससे जो मार्जिन हो वो सबसे अधिक हो। तो 8 बजे में अभी समय बाकी है, अभी 30 मिनट का समय है। उसके बाद जो गिनती प्रारंभ होगी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। हालांकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो अंदर पहुंच चुके हैं। बारीकी से जो प्रत्याशी के जो सहयोगी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। उनके ही सामने ईवीएम का लॉक खोला जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम का लॉक खोल के ईवीएम की गिनती शुरू होगी। बिल्कुल। और रिंकी, जरा बताएं इस वक्त आगरा में किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, स्ट्रांग रूम में जो काउंटिंग की टेबल कितनी लगाई गई हैं, बाहर कौन कौन से पार्टी के एजेंट पहुंच गए, तमाम जो जानकारियां वो जरा दर्शकों तक पहले पहुंचा दें आप। बता देती हूँ आपको कि ताज नगरी आगरा का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो शहर की सीट है वहाँ पे कुसुम बघेल प्रत्याशी के रूप में भाजपा के हालांकि कानून और राज्य मंत्री भी है, लेकिन मेरी मौजूदगी इस बार फतेहपुर सीकरी की लोकसभा मंडी पर है, जहाँ पे मतगणना होनी है। थोड़ी ही बहुत देर मतगणना शुरू हो जाएगी। अभी जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बजे से उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, इसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले फतेहपुर सीकरी का बता देती, फतेहपुर सीकरी की जो सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका वजह एक है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार और राजकुमार चाहर की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार है वो फौजी है, और उनके साथ ये जो गढ़ है, जो ये ब्राह्मण ठाकुर दल माना जाता है, क्योंकि रामनाथ सिकरवार एक फौजी है, ठाकुर भी है। तो इस बार जो सीट है काफी कसमोकस में पड़ी हुई राजकुमार चाहर की जो सीट है, लेकिन टक्कर का मामला बताया जा रहा है। सुरक्षा की बात है, लेयर की सुरक्षा की गई है। थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ के जो हालात हैं अभी हालांकि नाजुक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आकाश, अगर हम बात करें वाराणसी में क्या ट्रैफिक रूट को लेकर भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई? क्योंकि देखिए जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे निश्चित तौर पर जश्न का जो माहौल होगा, ऐसे में सुरक्षा के एहतियातन क्या अभी से प्रशासन की तरफ से रूट को लेकर, सड़क डायवर्जन को लेकर कोई जानकारी? और देखिए, सड़क कल से ही डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि देखिए जब से रुझान जैसे ही प्रारंभ होंगे तो जो कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, वो तो जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, यदि मतगणना स्थल के 200 मीटर दूर तक आप देखेंगे तो कोई भी गाड़ियां खड़ी नहीं है। जो भी गाड़ियां दिखेंगी वो प्रशासन की गाड़ियां दिखेगी। 200 मीटर पूरब या 200 मीटर पश्चिम या दक्षिण उत्तर किसी भी दिशा में आप जाएंगी तो चारों तरफ जो गाड़ियां हैं वो नहीं दिखेंगे। जो भी लोग यहाँ से यदि गाजीपुर की तरफ जाना हो तो उन्हें दूसरे रूट से भेजा जाएगा। आज मतगणना है, कल से ही एडवाइजरी जारी हो गया था कि मतगणना स्थल के आसपास से रास्ता ब्लॉक रहेंगे, आवागमन ठप रहेंगी, या भी कोई भी गाड़ियां जरूरी एम्बुलेंस जाना हो तो वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो गाड़ियां पहले मंडी के पास खड़ी होती थी, जो दुकानें खुली रहती थी, वो दुकानें भी बंद है। तस्वीर आपको दिखा दूं, देखिए ये जो दुकानें हैं ये सारे दुकानें आज बंद हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद ही दुकानें खुलेंगी और जब तक मतगणना चल रहा है तब तक दुकानें बंद रहेंगी। और यहाँ पे दुकान के आसपास कोई गाड़ियां नहीं खड़ी रहेंगी और इधर से कोई गाड़ियां बाहर नहीं जा पाएंगी। तो सुरक्षा के को लेकर पूरी तरीके से जो मुस्तैदी है वो दिख रही है। डायवर्जन, मैंने बताया कि डायवर्जन का एडवाइजरी पहले से ही जारी हो गया था और आज जो मतगणना है वो प्रारंभ होने वाला है कुछ ही देर बाद। उसके बाद देखना होगा कि कौन पार्टी आगे है, कौन पार्टी पीछे चल रही है। बिल्कुल, अब लखनऊ का सीधे रुख करेंगे, वहां से अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, इस वक्त जरा बताएं, चुनावी माहौल तो हमने लगातार दर्शकों को बताया कि किस तरह के रहे हैं, लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजों की अगर बात करें, जो अनुमानित आंकड़ा रहा है, ऐसे में जो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आई। आज अखिलेश यादव जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जितना हक जनता को वोट देने का है उतना ही हक रक्षा करने का है वोटों का। ये क्या इसके मायने निकाले जाए, और साथ ही जरा इस वक्त बताएं वहां पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों को लेकर क्या माहौल है? अभिषेक।
अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और एक बार फिर से रिंकी आपका रुख करते हुए और सौरभ आपके पास सबसे पहले आते हुए, चूंकि देखिए लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से एग्जिट पोल के जो अनुमानित आंकड़े रहे हैं, अगर उस हिसाब से सीटें आती हैं एनडीए की, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है उसमें किस तरह की स्थिति आगे देखने को मिल सकती है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए दीप्ति, अभी तक एग्जिट पोल की जो बात है वो तो ठीक है, अब एग्जैक्ट पोल की बात आज हम करेंगे। एग्जैक्ट पोल इसलिए क्योंकि आज जनता का जनाधार आने वाला है। आज आकलन नहीं, आज सटीक नतीजे आएंगे और आज के नतीजों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। पूरी व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर व्यवस्थाएं हैं, मतगणना को लेकर मतपेटियों को किस तरीके से काउंटिंग की जाएगी, जो एक क्यूरियोसिटी रहती है उनको फुलफिल करने के लिए अब क्या है कि सभी जितने कार्यकर्ता होंगे पार्टी के, तो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास ज्यादातर नहीं जा पाते हैं। और इस बार खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन जारी किया है, कैलकुलेटर आप अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं और साथ ही ये कहा गया है कि मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकते हैं। यानी जो चीजें अंदर उपलब्ध कराई गई हैं उन्हीं इक्विपमेंट का आपको इस्तेमाल करना है। आउटसाइडर कोई भी सामग्री वहां पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके लिए यह है कि एक गोपनीयता बनी रही, किसी तरीके की जो खबरें आती रहती चुनाव आयोग के निष्पक्षता को लेकर। बिल्कुल। और सौरभ एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी संवाददाता जो है लगातार अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त बताएं, लखनऊ में देखिए चुनावी माहौल जो रहा है वो हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट के जरिए दिखाया है, लेकिन अब ये जानना है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको लेकर वहां की जनता के मन में कितनी खुशी है। चूंकि अगर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो अनुमानित आंकड़े हैं, अगर वो एग्जैक्ट पोल में आते हैं तो वहां की जनता में किस तरह का उत्साह नजर आने वाला है? बिल्कुल, हम इस वक्त काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, तो आम जनता के लोग तो यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जिन्हें एजेंट बनाया गया है यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंट्स यहाँ मौजूद हैं और बाकी पोलिंग स्टेशन पर जो इलेक्शन कमीशन के एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में जो मतगणना है ये शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर एक बहुत अहम बात ये जो कही जा रही थी पहले, यानी एग्जिट पोल जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसके बारे में, कि एग्जिट पोल के जो नतीजे जहां पर भी आए, इंडिया न्यूज़ ने जिस तरह के आंकड़े दिखाए उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी या फिर कहा जाए पूरा इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि देश का असली मतगणना इलेक्शन कमीशन करता है, ये मनगणना है, मतगणना नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आंदोलित हो जाएंगे लोग। कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बातें कह रहे थे और उसके बाद से ही इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, मुलाकात करने देर शाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थिति होने पर अराजकता हो सकती है, कई जगह स्थितियां असामान्य हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज फ्लोट करना कि लोग घर से निकलें, बाहर आएं, कार्यकर्ताओं को बाहर बुलाना, ये असामान्य स्थितियां खड़ी कर सकता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए। हालांकि उससे पहले बाकायदा डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिन्होंने बताया कि किस पैमाने पर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं पूरे देश में जहां पर अगले 15 दिन तक, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बाकी राज्य, जहां पर अगले 15 दिनों तक जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका डिप्लॉयमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ ये जरूर है कि नतीजे फेवर में नहीं आएंगे या एग्जिट पोल जैसा दिखा रहा है वैसा ही कुछ होता हुआ नतीजों में भी नजर आता है, उससे ज्यादा या उससे कम भी। तो उसको लेकर अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उन परिस्थितियों को संभालने के लिए यहाँ पर इंतजाम व्यापक तरीके से देखे गए हैं। ऐसे इंतजाम 2014 और 2019 में भी नहीं थे। आपको बता दूं, वज्र वाहन, वाटर कैनन्स, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां यहाँ मौजूद हैं। क्राउड कंट्रोल करने के लिए फोर्सेज शील्ड, हेलमेट्स पहनकर बाकायदा कॉम्बिंग कर रहे हैं पूरे इलाके में। और सीधे तौर पर कहा जाए तो अगर कहीं से भी इस तरह की परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो उसे कैसे संभाला जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर फोर्सेस पूरी तरह मुस्तैद हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस कि लोग घर से बाहर निकलें, अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ऐसा होगा,
विपरीत परिस्थितियां आती तो लोग आंदोलित हो जाएंगे। इस तरह की बातें करने वाले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको लेकर जो कह रहे हैं पहरेदारी करेंगे यहाँ पर, या प्रत्याशी जो कह रहे हैं पहरेदारी करेंगे, उनको लेकर भी एहतियात बरती जा रही कि उनके किसी तरह के भड़काने पर आम जनता या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कार्यकर्ता आवेश में आकर कोई कदम ना उठाएं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर स्ट्रांग रूम के आसपास तक ना फटक बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि हर एक सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभिषेक धन्यवाद आपका। और अब सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। सौरभ, जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से ये जानकारी है, बीजेपी मुख्यालय में जश्न को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी मुख्यालय में हलवा बूंदी तैयार कर रखा गया है। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग। इससे पहले ही बीजेपी में पूरी तैयारियां, बीजेपी मुख्यालय में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी दर्शकों तक आपको पहुंचा दी। देखिए, बीजेपी शुरू से ये कहती चली आई है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया है दीप्ति, उसी के अकॉर्डिंग वो लगातार काम कर रही है। यानी अभी नतीजे आए नहीं है, काउंटिंग शुरू नहीं है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय पे पूरी तैयारियां हैं। हलवा, मिठाई, लड्डू, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होता है तो मुंह मीठा कराना पड़ता है। बीजेपी की तरफ से ये पूरी तैयारी है कि अगर जीत का जश्न हम मनाएंगे तो लोगों का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाएंगे। बिल्कुल, और मुंह मीठा करवाने के लिए यहाँ पर बूंदी के जो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है। सौरभ, ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से जश्न की तस्वीरें साफ होंगी। बिल्कुल, अब देखिए, अभी तो काउंटिंग की तो देखिए, आपको बता दें कि पूरी तरीके से तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से। मिठाई की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई। दरअसल होता ही है, अभी 2014-2019 की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाएं तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की गठबंधन ने जब प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पर आते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं, संबोधन होता है। ये 2014-2019 में अभी तक हम देखते चले आए। अब कमोवेश क्या 2024 के यानी आज भी देखने को मिलेगा? ये बेहद दिलचस्प होगा। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे या मुंह मीठा करा पाएंगे दीप जी? बिल्कुल, हर एक अपडेट जो है वो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे। देखिए, दिल्ली मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में जो है इस वक्त जश्न के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब सीधे उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है, वहां से हमारे साथ सत्यम जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त जो तैयारियां उसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल जो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अनुमानित आंकड़े रहे हैं एग्जिट पोल के, चूंकि उत्तराखंड में तो 5 सीट इस वक्त बीजेपी के खेमे में जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल आया है उसमें उत्तराखंड की 5 सीटें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन हरिद्वार सीट की बात करें तो हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री जो है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है। और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो चुनाव लड़ा है। तो कल भी देर शाम जो वीरेंद्र रावत ने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा है कि हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो एग्जिट पोल हैं, सरकारी एग्जिट पोल हैं, जब कल आज यानी नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। तो हरीश रावत ने भी इस तरह का बयान दिया है कि कम से कम मतगणना तक का हमें वहां पर वेट करना चाहिए। तो ऐसे में जो टक्कर मानी जा रही थी हरिद्वार सीट पे, तो अभी दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब कुछ देर बाद में जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने किसे जनादेश दिया है, किसे जिताया है। तो ये कुछ अब देर के बाद हरिद्वार मतगणना स्थल पर मैं इस समय मौजूद हूँ और अब मतगणना कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गिनती होगी, उसके बाद फिर मतगणना यहाँ पर होगी और बहुत जल्दी कह सकते हैं कि 10 बजे तक के स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि कौन जीतने जा रहा है, किसे जनता ने जनादेश नहीं दिया है। तो यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर है। लेकिन बात करें पूरे प्रदेश की तो एग्जिट पोल में जो 5 सीट है उत्तराखंड की, वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर चंद घंटों का इंतजार और करना होगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के जो रिजल्ट हैं, जो तस्वीरें हैं, वो धीरे धीरे साफ होती आएंगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड की 5 सीटें किसके खेमे में जा रही, क्या एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए के खेमे या फिर कुछ तस्वीरें बदलेंगी।
बांदा का रुख करते हैं। सत्यम, जरा बताएं इस वक्त बांदा में क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, जो मिशन 80 को फतेह करने की बीजेपी बार बार बात कर रही थी, और ऐसे में जो विपक्षी दल है, जो इंडिया गठबंधन है, वो लगातार जीत का दम भर रही हैं। फिलहाल इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं थोड़ा देर बाद ही जो मतगणना जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी, लेकिन तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास ही हालांकि स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो चुनावी जनता का जनादेश है वो आखिरकार किस तरफ था। बहरहाल ठीक थोड़ा देर बाद ही जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जनता के जनादेश की बात करूं तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ से जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षियों की बात करूं तो विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल निकल करके सामने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकारी है, उसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो जनता है उनको गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल अब थोड़ा ही देर बाद मतगणना की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी और तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो जनता का जनादेश है वो आखिरकार किसको मिला है। बहरहाल और ठीक है 10 से 11 बजे के आसपास ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो दिल्ली का राजा है वो आखिरकार कौन होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसे में आज जो नतीजे की घड़ी है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो रही है और उसके बाद स्पष्टता जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी। धर्मेंद्र, हम हरिद्वार सीट का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में आपने हरीश रावत के बेटे का नाम लिया कि उन्होंने कल रात जो कहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है आश्वस्त है कि उनकी जीत होगी। लेकिन इन सबके बीच अगर हम हरीश रावत की बात करें, उन्होंने भी एग्जिट पोल को लेकर जब इंडिया न्यूज से उन्होंने इंटरव्यू में बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अनुमानित आंकड़े हैं एग्जिट पोल के वो सटीक नहीं है, वो सही नहीं है, मीडिया वाले दबाव में आकर ये आंकड़े जो है दिखा रहे हैं। ये जो आरोप उन्होंने एक तो मीडिया पर लगाया और दूसरा वो जो ये दावा कर रहे हैं कि आगे आज के दिन आंकड़ों में उलटफेर होगा, ये किस विहार पे लगातार जो है गठबंधन के पार्टी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कितना ही अब एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठाए जाएं, लेकिन जिसका सबका इंतजार था चंद मिनटों के बाद अब मतगणना शुरू हो जाएगी और स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि किसके पक्ष में जनता ने जनादेश दिया है। क्योंकि एग्जिट पोल में जो बीजेपी को जनादेश दिखाया था, बीजेपी की बढ़त दिखाई थी और जो इंडिया गठबंधन है उसे काफी कम सीट दिखाई थी। तो ऐसे में जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं चाहे कांग्रेस के नेता हैं तो वो इसे एग्जिट पोल को नकारते हुए दिखाई दिए हैं। पूरे देश भर में कितने बयान आए हैं और हरीश रावत की उत्तराखंड के बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इसे नकारा। लेकिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो जनादेश है वो बीजेपी के पक्ष में गया है या कांग्रेस के पक्ष में गया है, एनडी गठबंधन को यहाँ पर जीत मिली है या इंडिया गठबंधन को। तो ये सब अब स्पष्ट होने वाला है। ज्यादा अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दौर भी समाप्त हो जाएगा कुछ मिनटों के बाद ही। अब पूरे देश में जो मतगणना है वो शुरू होने वाली है, स्थिति अब कुछ ही घंटों के बाद चंद मिनटों में काउंटिंग शुरू होगी और पहले जो है वॉलेट पेपर से जो मतदान हुआ था उसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद जो आगे काउंटिंग बढ़ेगी और फिर उसके बाद तस्वीरें सामने आएंगी, ईवीएम मशीन से भी फिर काउंटिंग शुरू होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र और सत्यम आप दोनों लोगों का धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि इस वक्त लोगों की निगाहें जो है इस वक्त इस पर टिकी हुई है। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आज जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कहां से होगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो किसके फेवर में होगा, क्या एनडीए की जीत होगी या इंडी गठबंधन की जीत होगी। ऐसे में यह हर किसी के मन में सवाल बना हुआ। अब आपको सीधे लिए चलते में मथुरा, आपको मेरठ का रुख करवाते हैं। मेरठ में इस वक्त काउंटिंग को लेकर, काउंटिंग सेंटर को लेकर क्या कुछ जानकारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। भारत में मतगणना का पर्व है और हम जायजा लेने के लिए मेरठ पहुंचे। कृषि विश्वविद्यालय में जो है कुछ ही समय बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और उससे पहले जो पुलिस है, पुलिस के यहाँ हालांकि जो है वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वहीं बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी यहाँ से जो रामायण में राम की भूमिका निभाते थे अरुण गोविल को उतारा था। वहीं पूर्व में रही यहाँ जो मेयर थी सुनीता वर्मा, उनको सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। दोनों के बीच ही बराबर की टक्कर है। अब तो देखने वाला जो आने वाला जो समय है वो ही बताएगा कि यहाँ से मेरठ से कौन जीतता है, क्योंकि दोनों के बीच बराबर की टक्कर है। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता।